कक्षा 8वीं विषय गणित और यह जो वर्ग है वीडियो है वह है शिष्यवृत्ति परीक्षा से संबंधित विषयों पर। तो हमारा यह विषय गणित है और गणित विषय के अंतर्गत हमारा जो घटक चल रहा है वह है बच्चों 7वां बीज गणित, जिसके अंतर्गत आज की हमारी जो चर्चा होगी 7.3 एक चरांक वाले समीकरण, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। टॉपिक शुरू करने से पहले हम इस स्कॉलरशिप वर्ग क्लास के परीक्षा के स्वरूप को समझ लेते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। शिष्यवृत्ति परीक्षा, स्कॉलरशिप की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। प्रश्न पत्र पहला पेपर 1 प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि गणित के साथ जुड़ा होता है, अर्थात 2 भागों में प्रत्येक प्रश्न होता है। पहला पेपर भाषा और गणित विभाग मिलाकर होता है। दूसरा प्रश्न पत्र तृतीय भाषा थर्ड लैंग्वेज और बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस पर आधारित यह कुछ प्रश्न होते हैं इसमें। तो यह भी 2 भागों में बटा है, अर्थात 2 प्रश्न पत्र 4 भागों में बटे होते हैं। तो कुल मिलाकर 2 पेपर होते हैं। हमारा जो विषय है, यह वीडियो है, वह पहले पेपर में जो गणित विभाग है उस पर आधारित होता है। तो पहले पेपर में और दूसरे पेपर में इसी तरह प्रश्न संख्या होगी 25 प्रश्न पहले विभाग में, जो कि लैंग्वेज भाषा पर आधारित है, और दूसरा विभाग गणित या बुद्धिमत्ता होगा तो वह 50 प्रश्न होते हैं। उसमें कुल मिलाकर 75 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि 25 प्रश्न जो लैंग्वेज पर है, भाषा पर है, वह 50 अंकों का होगा, और जो दूसरा विभाग गणित अथवा बुद्धिमत्ता होगा तो उसमें 50 प्रश्न के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। कुल मिलाकर 75 प्रश्न 75 क्वेश्चंस पर 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, और दोनों प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय 90 मिनट का 1.5 घंटे का मिलता है। अलग अलग 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर पर हम चर्चा करेंगे। पहले पेपर में भी हम गणित विभाग पर ही चर्चा करेंगे। तो गणित विभाग में भी जैसा कि हमने देखा 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए होते हैं। हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 पर्याय दिए गए होते हैं, और कक्षा 8वीं जो है, इस कक्षा में अधिकतम 20% प्रश्न ऐसे होंगे जिसके 2 हल होंगे, और प्रश्न में वह लिखा गया होगा कि 2 विकल्प चुनिए, 2 पर्याय चुनिए, तो हमें दोनों पर्याय चुनना होगा। 20% प्रश्न का मतलब हो गया कि 10 प्रश्न गणित में, 5 प्रश्न भाषा में हो सकते हैं। तो सही पर्याय चुनते समय दोनों पर्याय को चुनना बहुत आवश्यक है। एक पर्याय चुनने पर वह उत्तर गलत माना जाएगा। कैसे चुनना है? उत्तर पत्रिका कुछ इस तरह से होती है। प्रश्न क्रमांक लिखे गए होंगे 1 से 75 तक। उसके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। उनमें से हमें जो पर्याय सही होगा उसी को चुनना है, उसी को भरना है। मान लीजिए पहले प्रश्न का पहला और तीसरा पर्याय सही है, तो पहले और तीसरे को हम ब्लू अथवा ब्लैक पेन से उसको डार्क कर देंगे। उस वृत्त के सर्कल के बाहर इंक न जाने पाए, ध्यान रखें। उसी प्रकार चौथा सही है अगर दूसरे प्रश्न का, तो चौथा को ही चुनेंगे, एक ही चुनेंगे। 5वें में अगर 2 पर्याय सही है तो दोनों चुनना है, दूसरा और चौथा अगर सही है तो। और यदि दूसरा तीसरा सही है 8वें प्रश्न में, तो हम दूसरे और तीसरे को ही चुनेंगे। अन्य पर्याय पर किसी भी प्रकार का इंक या स्याही नहीं लगाएंगे। तो ब्लू और ब्लैक यही 2 इंक को चुनना है, 2 ही पेन से लिखना है हमें। एक बार में एक ही पेन का उपयोग करें।
पूरे पेपर में। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न ब्लू से कुछ प्रश्न ब्लैक से, ऐसे हल नहीं करने हैं। अन्य किसी भी प्रकार का रंग अगर है लाल, हरा, पीला इत्यादि, तो उस पर कोई अंक नहीं मिलेगा क्योंकि वो चेक ही नहीं होगा। तो सबसे पहले समीकरण हमने सामान्य गणित वर्ग में कक्षा 8वीं के समीकरण को देखा। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह है व्यंजक जिनमें समानता है, बराबर का चिन्ह है, दो पक्ष है, तीनों व्यंजक में इसी तरह से बराबर का निशान, लेफ्ट में एक पक्ष, राइट में एक पक्ष। तो यह एक समीकरण का रूप होता है। पहले समीकरण में चरांक की जो घात है, चरांक 1 है x और घात भी उसका 1 ही है। यहां पर दूसरे में y का वर्ग तो घात 2 है, चरांक की घात 2। तीसरे में चरांक x, उसकी घात 1 ही है। तो इस तरह से यह जो रचना है, यहाँ पर एक ही चरांक है लेकिन घात अलग अलग है, लेकिन तीनों समीकरण है। तो जब समीकरण में एक चरांक हो और चरांक की घात भी 1 हो, तो वह एक चरांक वाला रेखीय समीकरण कहलाता है। एक चरांक है इसलिए एक चरांक वाला, और घात 1 है इसलिए रेखीय समीकरण। उसी प्रकार जब समीकरण में एक चरांक हो लेकिन चरांक की घात 2 हो, तो एक चरांक वाला वर्ग समीकरण या वर्गीय समीकरण यह होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चरांक का घात 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन, घात 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और इस समीकरण में चरांक के जिस मान के लिए समीकरण संतुष्ट होता है उसे समीकरण का हल कहते हैं। इन्हीं सब जानकारियों को लेते हुए हम प्रश्न देखते हैं और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। सीमा के पास जितने रुपए थे उससे 6 गुने में, उसके 6 गुने में 6 मिलाने पर 120 रुपए हो जाता है। तो सीमा के पास पहले कितने रुपए थे? तो ये एक शाब्दिक उदाहरण है, लेकिन हल करना है हमें समीकरण बनाकर, एक चरांक वाले समीकरण बनाकर। उत्तर के रूप में यहाँ 4 ऑप्शन है, 19, 190, 120 और 720 रुपए, और जो सही होगा उसे हमें चुनना होगा। तो ये शाब्दिक उदाहरणों को हमें समीकरण के रूप में पहले लिखना आना चाहिए, और एक बार हमने समीकरण सही बना लिया तो उसका हल जो भी होगा वह उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। पहले जितने रुपए थे, सीमा के पास पहले कितने रुपए थे वही पता करना है। तो हमने मान लिया कि सीमा के पास पहले x रुपए थे, क्योंकि इसी से बाकी आगे 6 गुना 6 मिलाने पर जो भी होगा वो पहले जितना है वह पता होगा, तभी हम ये क्रिया कर पाएंगे। तो माना सीमा के पास पहले x रुपए थे, अगर उसके पास पहले x रुपए थे, हमने मान लिया है, तो आगे क्या है, उसके 6 गुने में 6 मिलाया तो 120 हो जाता है। मतलब हमें जो पहले की रकम है x, उसका 6 गुना जो कि 6x हो गया, और उसमें 6 मिलाया तो 6 गुने में 6 मिलाने पर 120 होता है। इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले 6 गुना जो कि 6x है, उसमें कितना मिलाया? 6, यानी धन 6 हो गया। अब ये कितना हो गया? बराबर 120। इस तरह से यह एक चरांक वाला एक समीकरण बना। अब हल करेंगे तो 6x लेफ्ट में रह जाएगा, प्लस 6 राइट में आ जाएगा, तो 120 में से 6 घट जाएगा, हो गया 6x बराबर 114। तो x का मान निकालने के लिए 114 में 6 से भाग दे देंगे,
और कितना आएगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, 6 से कट जाएगा तो आएगा 19। तो x का मान 19 हुआ। और x क्या था? सीमा के पास पहले जितने रुपए थे वह x था और x का मान है 19। तो इसका मतलब सीमा के पास पहले 19 रुपए थे और ऑप्शन में यह पहला ऑप्शन सही है। तो पहले को ही चुनेंगे और हमने चुन लिया पहला ऑप्शन, 19 रुपए। आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, यानी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात यहाँ दिया गया है। परिमिति दी गई है 144 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई का मतलब अनुपात में जिसका मान ज्यादा है। 1:2:3 में 3 बड़ा है, तो जो 3 अनुपात से जो भी ज्ञात होगा वह सबसे बड़ी भुजा होगी। ऑप्शन में 72, 76, 48 और 84 सेंटीमीटर दिया गया है। जो सही होगा उसे हम चुनेंगे। तो सबसे पहले अनुपात जो लिखा गया है वह देखते हैं। तो 1, 2, 3 का अनुपात है, तो अनुपात का चरांक जो है कांस्टेंट वो x मानकर हम तीनों अनुपात में x से गुणा कर देंगे, वही तीनों भुजाएं लंबाई हो जाएगी मानने पर। तो 1, 2, 3 अनुपात है तो 1x, 2x, 3x यह लंबाई हो गई भुजा की। जब त्रिभुज की भुजा की लंबाई हमें मिल गई x के रूप में, तो आगे जानकारी है उसकी परिमिति 144 पेरीमीटर, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। तो 144 जो है वो क्या होगा? ये तीनों भुजा x, 2x, 3x इनका योग करने पर 144 मिलेगा। यह एक समीकरण बन गया। हल करेंगे, जोड़ने पर 6x आ गया बराबर 144। तो x का मान निकालने के लिए 144 में 6 से भाग देंगे और भाग देने पर हमें मिलेगा 24। तो x का मान 24 आया, जो कि सबसे छोटी वाली भुजा है, 1x। तो ये जो x 24 है वो सबसे छोटी भुजा है। और सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? क्योंकि हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। तो सबसे बड़ी भुजा 3x के बराबर है, अर्थात 3 × 24। 24 में 3 से गुणा किया क्योंकि x तो 24 आया है और वह आ गया 72 सेंटीमीटर। यही सबसे बड़ी भुजा हुई। तो प्रश्न में पूछे गए जानकारी थी उसमें x का मान 72 नहीं, सबसे बड़ी भुजा का मान 72 आया। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हुआ। तो हमने पहले को चुन लिया। इस तरह ये पहला ऑप्शन हुआ सही। अगला उदाहरण लेते हैं, तीसरा। 2:04 तथा 3 बजने में 2x मिनट कम, ये दोनों समय बराबर हो तो वो समय बताओ। ध्यान से देखेंगे, 4 समय है, कौन सा सही होगा वो हम जानेंगे अभी। सबसे पहले 2 समय है, एक था 2:04 बराबर, तो ये 4x मिनट 12 के बाद 2 घंटा और 4x मिनट है। और तो 2 घंटा और 4x मिनट बीत गया 12 के बाद, हम मिनट के रूप में देखते हैं इसे। अगला है 3 बजने में 2x मिनट कम, मतलब क्या हुआ कि 3 घंटा पूरा होने में 2x मिनट कम है। तो 3x में से या 3 घंटे में से 2x मिनट कम कर दिया और ये दोनों समय क्या है? बराबर है। तो ये दोनों समय बराबर है। अब 2 घंटा मतलब 120 मिनट, क्योंकि सबको मिनट में लेके हम हल करेंगे एक ही इकाई। तो 120 और 4x मिनट, ये कुल मिलाकर पहला समय बीता है। और तीसरा है 3 घंटे में 2x कम है, तो 180 में 2x मिनट कम कर देंगे, तो वो समय कुल और लेफ्ट का समय बराबर हो जाएगा, ऐसा प्रश्न में कहा है।
सरल करेंगे पक्षांतर द्वारा 4x और 2x जुड़ जाएगा और 180 में से 120 कम हो जाएगा। तो 6x बराबर 60। तो x बराबर 60 में 6 से भाग देंगे जो कि 10 के बराबर आएगा। x का मान 10 हुआ। इसका मतलब क्या कि 2:04 का मिनट हुआ। मिनट का मतलब 4 गुणे x मिनट, अर्थात 2:40 मिनट। यह सही उत्तर होगा। या 3 बजने में 2x मिनट कम, मतलब 3 बजने में 2 गुणे 10 20 मिनट कम। तो 3 बजने में 20 मिनट कम या 2:40 मिनट, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है? 2 बजकर, तो 2:40 मिनट, ये दूसरा ऑप्शन सही हुआ। तो इस तरह से दूसरे को हम चुनेंगे। तो दूसरा उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न। यदि x धन 3/4 बराबर 4x ऋण 2/9, तो x का मान बताइए। इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो सिंपली हमें जो समीकरण दिया गया है उसको सरल रूप देंगे। एक तरफ 4 है, एक तरफ 9 है। तिरछा गुणा करेंगे। 9 का गुणा x धन 3 में होगा, 4 का गुणा 4x ऋण 2 में होगा। तो 9 गुणे x धन 3 और 4 गुणे x ऋण 2, दोनों पक्ष बराबर ही हैं। सरल करेंगे। 9x धन 9 × 27 और कोष्टक तोड़ते हुए 4x 4 × 16 ऋण 8। पक्षांतर करते हुए देखेंगे 27 धन 8 हो गया, ऋण 8 पक्षांतर हुआ तो, और 16 में से 9 घट गया। इस तरह 35 बराबर 7x मिला। तो x का मान हुआ 5। 7 × 35। तो x का मान 5 आया और यही प्रश्न में पूछा गया है कि x का मान कितना, और यह पहला ऑप्शन ही यहाँ भी सही है। तो हम पहले को चुन लेंगे। तो इस तरह x का मान भी मिल गया। आगे बच्चों, यह जो आप देख रहे हैं यह प्रश्न पत्र का मुख्य पृष्ठ है, उस पर इस तरह की जानकारी लिखी गई होती है। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा, हम इसी प्रश्न पत्र को हल करेंगे, यानी प्रश्न पत्र के गणित विभाग के सारे प्रश्नों को हम क्रम से देखेंगे और उसके उत्तर की जांच भी करते जाएंगे। आपने ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।